नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में जरा पीछे चलते हैं। एक ऐसा वक्त जब मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली हो रही थी और भारत के नक्शे पर एक नया बहुत अहम राज्य उभर रहा था, अवध। हमारे पास नवीन राज्यों का गठन, अवध के इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। आज हम उन्हीं के जरिए इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है अवध कैसे बना, कौन थे इसके अहम शासक, फिर वो नादिर शाह का हमला हुआ, मतलब जो बड़ी घटनाएं हुई, कैसे अंग्रेजों का असर बढ़ा और आखिर में कैसे ये ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गया। इस पूरे सफर को देखना है। अवध की कहानी सिर्फ एक इलाके के बनने बिगड़ने की बात नहीं है, इसमें सियासत है, लोगों की अपनी ख्वाहिशें हैं, बाहरी दबाव है और कुछ ऐसे मोड़ जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अवध राज्य ये वजूद में आया कैसे? मतलब इसकी नींव किसने और कब रखी? देखिए, इसकी शुरुआत होती है सन 1722 में और जो शख्सियत इसके पीछे थी वो थे सादत खां। इतिहास में उन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये वो दौर था जब दिल्ली में मुगल बादशाहत कमजोर पड़ रही थी, तो जो दूर के सूबे थे वहां गवर्नरों की ताकत बढ़ रही थी। सादत खां अभी उन्हीं में से एक थे। वो असल में ईरान के खुरासान से थे, मुगल दरबार में अपनी जगह बनाई और फिर अवध के सूबेदार बने और फिर धीरे धीरे बड़ी होशियारी से उन्होंने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि वो लगभग एक आजाद शासक की तरह ही काम करने लगे। सादत खान ने शुरू में फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया, ये आज की लखनऊ के पास ही है। बाद में खैर लखनऊ राजधानी बनी, लेकिन शुरुआत फैजाबाद से हुई। और जहां तक उपाधि की बात है तो अवध के शासकों को नवाब कहा जाता था। नवाब यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, यह उनके बढ़ते रुतबे और एक तरह की आजादी का प्रतीक था जो वो मुगलों से हासिल कर रहे थे। नवाब लफ्ज तो आज भी लखनऊ की तहजीब से जुड़ा है। खैर, तो सादत खान ने नींव तो डाल दी, लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। वो था ईरान का शासक नादिर शाह, उसका हमला। ये एक बहुत ही निर्णायक घटना थी। 1739 में नादिर शाह, उसे एशिया का नेपोलियन भी कहते हैं, उसकी फौजी कामयाबियों की वजह से उसने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। मकसद तो जाहिर था, दौलत लूटना। और शायद शुरू में उसका इरादा सीधे दिल्ली आने का नहीं था। यह प्रश्न उठता है, सादत खां इसमें शामिल कैसे हुए? सादत खां उस वक्त दिल्ली में ही थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की मदद के लिए पहुंचे थे। करनाल की लड़ाई हुई, मुगलों की बुरी तरह हार हुई और सादत खां को नादिर शाह ने पकड़ लिया, बंदी बना लिया। यहीं पे कहानी एकदम पलट जाती है। बंदी सादत खां और नादिर शाह के बीच कुछ बातचीत हुई। कहा जाता है कि नादिर शाह पहले तो शायद एक बड़ी रकम लेकर वापस जाने को तैयार था, लेकिन मुगल दरबार की आपसी राजनीति और शायद सादत खां की अपनी कोई सोच, जानकारी ये मिलती है कि सादत खां ने नादिर शाह को यकीन दिलाया कि अगर वो दिल्ली जाएगा तो उसे और ज्यादा दौलत मिलेगी। शायद 20 करोड़ रुपए का लालच दिया। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी यह कहना मुश्किल है। शायद वो नादिर शाह की नजरों में आना चाहते थे या अपने किसी दुश्मन को नीचा दिखाना चाहते थे। मतलब दिल्ली पर जो भयानक मुसीबत आई उसमें एक तरह से उनका भी हाथ था।
लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। नादिर शाह उनकी बात मानकर दिल्ली आ गया और वहां जो उसने कत्लेआम और लूट मचाई वो तो इतिहास का एक काला पन्ना है। लेकिन जब हिसाब चुकाने की बारी आई तो सादत खां वो वादा की गई रकम, वो 20 करोड़ रुपए जुटा नहीं पाए। और नादिर शाह का गुस्सा और उसकी बेरहमी तो मशहूर थी। तो जिक्र यही मिलता है कि इस जबरदस्त दबाव, बेइज्जती और शायद नादिर शाह के डर से सादत खां ने जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। अब उनके उत्तराधिकार का सवाल उठा तो सादत खां के बाद उनके भतीजे और दामाद थे सफदरजंग। उन्होंने गद्दी संभाली। सफदरजंग काबिल आदमी थे, अच्छे प्रशासक भी, सेनापति भी। उन्होंने मुगल दरबार में वजीर का पद भी हासिल किया। उन्होंने अवध को संभाला, उसकी ताकत बढ़ाई भी। लेकिन उनके बाद जब उनके बेटे शुजाउद्दौला नवाब बने तो उन्हें कुछ अंदरूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन शुजाउद्दौला ने आखिर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शुजाउद्दौला, इनका नाम जुड़ा है एक और बहुत बड़ी लड़ाई से जिसने शायद अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोल दिए। 1764 का बक्सर का युद्ध। यह भारतीय इतिहास की वो लड़ाई थी जिसने नक्शा बदल दिया। शुजाउद्दौला इसमें एक अहम खिलाड़ी थे। उन्होंने बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम और दिल्ली के नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक गठबंधन बनाया जिसे त्रिगुट सेना भी कहा जाता है। 3 बड़ी ताकतें एक साथ, अवध, बंगाल और दिल्ली। सुनने में बहुत मजबूत लगता है लेकिन मैदान में नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। हार गए। बक्सर में अंग्रेजों की सेना छोटी थी पर ज्यादा अनुशासित। उनकी लीडरशिप बेहतर थी। उन्होंने इस गठबंधन को हरा दिया। और यह हार सिर्फ मीर कासिम या शाह आलम की नहीं थी, यह शुजाउद्दौला और अवध के लिए भी बहुत भारी पड़ी। असर यह हुआ कि अवध की फौजी कमजोरी खुलकर सामने आ गई और सबसे अहम, अंग्रेजों को अवध के अंदरूनी मामलों में दखल देने का सीधा मौका मिल गया। बक्सर के बाद शुजाउद्दौला को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, जुर्माना लगा, कुछ इलाके देने पड़े। लेकिन असली सिकंजा कसा 1801 में। उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। उनकी खास पॉलिसी थी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक मतलब मदद करने वाली संधि, लेकिन नाम बड़ा धोखा देने वाला था। असल में ये राज्यों की आजादी छीनने का तरीका था। अवध को यह संधि मानने पर मजबूर किया गया। इसमें शर्तें थीं। अवध अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की एक बड़ी सेना रखेगा अपनी राजधानी में और उसका सारा खर्च खुद उठाएगा। यह खर्च इतना ज्यादा होता था कि राज्य अक्सर कर्ज में डूब जाते थे और नवाब के दरबार में बैठता था एक ब्रिटिश रेजिडेंट। कहने को तो बस प्रतिनिधि, लेकिन असल में वही कंट्रोलर। अब नवाब कंपनी की इजाजत के बिना ना किसी से दोस्ती कर सकते थे, ना दुश्मनी, न ही किसी और यूरोपीय को नौकरी पर रख सकते थे। यानी हाथ पैर पूरी तरह बांध दिए गए। बाहर से नवाब, अंदर से सब कंट्रोल अंग्रेजों का। इस तरह धीरे धीरे अवध अपनी आजादी खोता चला गया। अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, कला के बड़े कद्रदान। उनके दौर में लखनऊ की संस्कृति अपने चरम पर थी, लेकिन सियासी तौर पर उनका वक्त बहुत मुश्किल था। अंग्रेजों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। उनकी नजरें अवध की जमीन और दौलत पर थीं। इसके लिए उन्होंने वही हथियार इस्तेमाल किया जो वो पहले भी कर चुके थे सन 1856 में। उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का इल्जाम लगाया, मिस गवर्नेंस। देखिए, कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक बहाना था। डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को हड़पने के लिए यह इल्जाम गढ़ा गया। हो सकता है प्रशासन में कुछ कमियां रही हों,
लेकिन क्या वो इतनी थीं कि पूरा राज्य ही छीन लिया जाए? ये सवाल तो रहेगा ही। इसी कुशासन के इल्जाम को आधार बनाकर फरवरी 1856 में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया और अवध को सीधे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया। नवाब को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। वहां मटिया भुज में उन्हें नजरबंद रखा गया। वहीं 1887 में उनकी मौत हुई। मतलब एक जीता जागता सांस्कृतिक रूप से अमीर राज्य खत्म कर दिया गया। इससे बहुत गहरा असर पड़ा। बल्कि कई लोग मानते हैं कि अवध का विलय 1857 के विद्रोह के सबसे बड़े कारणों में से एक था, क्योंकि यह सिर्फ नवाब की बेइज्जती नहीं थी, ये अवध के लोगों की, वहां के ताल्लुकदारों, जमींदारों और उन सिपाहियों की बेइज्जती थी जो कंपनी की फौज में थे पर जिनकी जड़ें अवध में थी। अब कहानी थोड़ा बदलती है। नवाब वाजिद अली शाह की एक बेगम थी, बेगम हजरत महल। उन्होंने इस नाइंसाफी को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। जब 1857 की चिंगारी भड़की, मेरठ से शुरू होकर दिल्ली और कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंची, तो बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने खुद अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लखनऊ में सिपाही और आम लोगों को एकजुट किया, उनका हौसला बढ़ाया और बड़ी बहादुरी से अंग्रेजी फौजों का मुकाबला किया। कुछ वक्त के लिए उन्होंने लखनऊ पर कब्जा भी रखा। यह दिखाता है कि विलय के फैसले से लोगों में कितना गुस्सा था। वाकई बेगम हजरत महल का जज्बा गजब का था। लेकिन अंत में अफसोस की बात है। नहीं, उन्होंने और उनके सिपाहियों ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अंग्रेजों की संगठित ताकत, उनके हथियार, उनके संसाधन, उनके सामने टिकना मुश्किल था। लखनऊ पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया, विद्रोह को कुचल दिया गया और बेगम हजरत महल नेपाल जाकर शरण लेने पर मजबूर हुई। वहीं गुमनामी में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनका नाम भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो ये थी कहानी अवध की। सादत खां के सपने से शुरू होकर नवाबों की शान और शौकत, फिर नादिर शाह जैसे झटके, बक्सर की हार, सहायक संधि का जाल और फिर कुशासन का इल्जाम, वाजिद अली शाह का हटना और विलय, और आखिर में बेगम हजरत महल का वो प्रतिरोध। एक पूरा दौर सिमट गया इस कहानी में। सोचने वाली बात यह है, अंग्रेजों का लगाया ये इल्जाम कितना हकीकत था और कितना उनकी विस्तारवादी नीति का एक सुविधाजनक बहाना। क्या वाजिद अली शाह का राज वाकई उतना बुरा था, या ये अवध की दौलत और उसकी लोकेशन पर कब्जा करने का एक सोचा समझा प्लान था?